तो मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हेल्थ आर्ट के साथ। आज जो मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मेंटोर भी है। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैं अभी भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। और जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं इनको आधी आधी रात में फ़ोन करती हूँ। कभी ये पाकिस्तान में होती हैं, कभी ये सऊदी अरब में होती है, कभी ये कनाडा में होती हैं। तो बेसिकली आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फराह ईसा जैदी, जो कि CEO है डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी की। जी डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी वैसे आपके इंट्रोडक्शन में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सना फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू कि आप हमारे शो में आई। बहुत मुश्किल से हमने आज इनको बोला नहीं बस आप आ जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद थी। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। पहले तो आपसे बात करेंगे कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप एज एन डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, फिर आप यहाँ प्रैक्टिस करती रहीं, उसके बाद आप चली गई, मूव किया आपने कनाडा, आई एम राइट? उसके बाद आपने मूव किया सऊदी अरेबिया। डॉक्टर से ये हुई रेडियोलॉजिस्ट, और रेडियोलॉजिस्ट से ये हुई CEO ऑफ डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी। तो ये जो पूरी जर्नी है आपने किस तरीके से स्टार्ट करी? सना बहुत अच्छा सवाल है। अब अगर एक लाइन में मैं कहूँ कि आई थिंक जो लोग यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से वो वापस नहीं आते। बिल्कुल। और जाते भी वो इसलिए हैं क्योंकि यू नो टू फॉर बेटर थिंग्स, बेटर आउटपुट, बेटर आउटलुक ऑफ लाइफ। लेकिन आई थिंक पूरी ज़िंदगी में आई थिंक जितना टाइम मैंने बाहर गुजारा, एक पुल थी मुझे पाकिस्तान लाने की। शादी के बाद मैं कनाडा चली गई थी। नया नया मैंने MBBS फिनिश किया था। तो उस वक्त कनाडा में ईयर 2000 में इतने लोग पाकिस्तान से नहीं जाते थे। मेरे बाद 2002-3 के बाद बहुत इन्फ्लक्स होने लगा पाकिस्तानियों का ना कनाडा में। तो स्क्रैच से ज़ाहिर है आपको आपका सब सेट करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू बी वर्किंग इन द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड गेट द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर 14 साल मैंने कनाडा में काम किया डाउनटाउन कोर हॉस्पिटल्स में, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम माशाल्लाह हैं। और ज़ाहिर है जब आप बाहर ट्रेन होते हैं तो आई थिंक आपको इतना वो कर देते हैं वो प्रोटोकॉल्स में और SOPs में कि जहाँ पे भी फिर आप जाते हैं तो आपको आसान लगती हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो फिर इसके बाद 14 साल बाद फिर सऊदीया मूव करने का मुझे मौका मिला। मेरे हस्बैंड की जॉब हुई तो आई वेंट ऑन माई ओन इकामा एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल्स इन रियाद। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने तकरीबन 1000 से ऊपर सऊदीज़ को ट्रेन किया है रेडियोलॉजी में। और आज अगर कहा जाए कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन सऊदी स्पेशली रियाद आर माय स्टूडेंट्स, तो ये गलत नहीं होगा। nice. माशाल्लाह दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग और बहुत रिस्पेक्ट मुझे मिली। और मैं आई थिंक सबसे ज़्यादा ये प्राउड नहीं हूँ कि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ या मैं कैनेडियन ट्रेंड हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्राइड उस वक्त फील होती है जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वुमन from Pakistan who's able to lead and achieve certain things. उसके बाद 2017 में मैं अपने भाई की इंसिस्टेंस पे I came back to Pakistan and joined as director of ईसा lab and I worked there for a long time. और शुरू से जब मैं आई थी तो मेरा ये था कि मुझे बड़ा गैप लगता था एजुकेशन में अपनी और पाकिस्तानी जो ट्रेंड फीमेल्स हैं। लेकिन मतलब दे आर ऑन देयर ओन, बट वो हमारे यहाँ सेट प्रोटोकॉल्स और वो चीज़ें फॉलो नहीं होती थी। तो मैंने हमेशा कोशिश किया लोगों को ट्रेन करने का, और मैं फ्री में ट्रेनिंग्स करती रही काफ़ी अरसे तक। और होता ये था कि मैं ईसा में ही लोगों की ट्रेनिंग करती थी और फिर वो चली आती थी, कहीं आखान जा रही है, कभी कहीं जा रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि आई शुड ओपन अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट सो दैट मैनी पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग। एंड इफ़ दे वांट टू गो आउटसाइड, बाहर उनको जाना है, तो कम से कम वो रेडी हो विद प्रोटोकॉल्स। और उनको जब वो सीट पे बैठे या कोई इंटरव्यू हो उनका, तो उनको ये पता हो कि वहाँ के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। और स्टैंडर्डाइज जो ट्रेनिंग है ना, उसके ऊपर मेरा एफर्ट और एनर्जी थी। तो जिसकी वजह से मैंने अकेडमी खोली। हमारी डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी 2019 में आई फाउंडेड इट। एंड मेन पर्पस ये था कि फ़ीमेल्स को एजुकेट करना, उनको स्टैंडर्डाइज करना, और इफ़ दे आर वांटिंग टू गो अब्रॉड तो उनको ट्रेन करना, एग्ज़ाम्स दिलवाना और उनको मतलब एक्सपोर्ट करना। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में थे माशाल्लाह दे आर ऑल वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, लैब्स वगैरह वगैरह। और अल्लाह का बड़ा करम है क्योंकि आई थिंक एक प्लेटफॉर्म ऐसा अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। और ये था कि एक मेरी ही क्लास फेलो से ले के एक रिक्शे वाले की बेटी तक एजुकेट होती है।
देयर इज नो डिफरेंस इन एजुकेशन प्रोवाइडेड या डिफरेंस इन स्टैचर, वो सब 7 क्लास लेते हैं, लेकिन द थिंग इज कि उसके बाद जब उनको जॉब मिलती है तो उनकी तो फैमिलीज, उनके करियर्स चेंज हो जाते हैं, लाइफ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है और कॉन्फिडेंस आता है। और ये भी शायद है सना कि जब वो देखते हैं शायद फीमेल है, तो जब वो मुझे देखते हैं हो सकता है उनको ये होता हो कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद मेरा रोल यही रखा है टू इंस्पायर अदर वुमेन, इट्स नॉट जस्ट, और ज़ाहिर है जितनी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला मुझे समझेंगे, इनायत करेंगे, उतना ही मैं कर सकती हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और आई थिंक इंटेंशन इज़ नॉट मनी मेकिंग, इट वॉज नेवर मनी मेकिंग, बिकॉज मुझे तो घर से काफ़ी रेजिस्टेंस आई कि इसमें तो पैसे नहीं हैं, ये तुम ज़ाया करोगी टाइम, लेकिन मैं आई वॉन्टेड टू, मेरा पैशन था, मेरे फादर भी पढ़ाते थे, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, और पूरी दुनिया में उन्होंने पढ़ाया है और पाकिस्तान में भी स्पेशली, और आई थिंक मुझे उससे मिला और मैं समझा कि आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है लोगों को ट्रेन करना या एजुकेट करना टू बी अ गुड टीचर। एंड व्हेन यू आर अ गुड टीचर देन यू मेक श्योर कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ आगे जाएं। ये नहीं हो सकता कि मतलब आप इतना कम सिखाएं उनको कि वो आगे ना बढ़ सकें। तो जो कुछ मुझे आता है मैं सिखाती हूँ, जो सीखने वाला होता है वो सीख जाता है, जो सीखने वाला नहीं होता वो नहीं सीख पाता। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर फराह आप तो अपने जैसे बना लेंगी बहुत सारे। हाँ। तो मैंने कहा यही तो पर्पस है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि जो टॉर्च होती है ना, टॉर्च जो है वो जैसे ओलंपिक्स में होता है कि टॉर्च भागता हुआ बंदा आता है और नेक्स्ट जो साल के लोग होते हैं उनको टॉर्च पास करता है। तो मैं भी तो पूरी जिंदगी जिंदा नहीं रहूंगी ना, मेरे भी एक मुद्दत है, लिमिट है। तो वो लोग जो है वो आप जब टीचर होते हैं ना तो आप कॉन्डुएट होते हैं कि आप आगे वो चीज़ या नॉलेज, या नॉट ओनली अ टीचर, इवन इफ यू आर अ लीडर and you have people working for you, so you let them do what they are capable of doing, you know, and trust in them and believe in them, तो ही तो आगे बढ़ेगा बंदा, कैसे बढ़ेगा बंदा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनको आता बहुत कुछ है लेकिन वो पास ऑन नहीं कर पाते। आई थिंक वो आपकी एक इनहेरिटेंस में पॉजिटिविटी अगर हो, और आपके ये एजुकेशन और स्किल्स भी आपकी इनहेरिटेंस के अंदर होती है, कहीं ना कहीं से आपकी ब्लड लाइन में आ रही होती है और आप उसको फिर पास ऑन करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं जिनमें मैंने बहुत पॉजिटिविटी देखी है और वो चाहते हैं कि वो जहाँ खुद है वहाँ दूसरों को भी लेकर आए, वरना यूजुअली ऐसा मैंने देखा नहीं लोगों को। आपको बुलाने का असल मकसद ही मेरा ये था अपने शो में कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारी वुमेन्स प्रोग्राम देखती हैं मेरा से, ये जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करती हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन सेट हो कि लेडीज जो है वो भी यहाँ तक पहुँच सकती हैं। हमारी बहुत सारी लेडीज है, टैलेंट बहुत है, लेकिन घर से नहीं निकलती बाहर। बिल्कुल। आई थिंक मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सना कहना चाहूँगी कि औरतों को ना सदियों से अंडर एस्टिमेट करते आते हैं लोग। औरतें जो है वो इतनी कैपेबल होती हैं कि अगर वो निकल आए ना सारी बाहर घर से, तो वो आदमियों की जरूरत ही टैलेंट नहीं, वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं। देखे ना, जैसे 4 लोग काम करते हैं, 3 मर्द हैं, एक औरत है, तो वो अलग पर्सपेक्टिव दे रही होगी, क्योंकि हर एक का तजुर्बा, हर एक का माइंड अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना, तो वो इनपुट देने के लिए बनाया है। अब हमारे यहाँ ये अलमिया ये है कि जो डॉक्टर्स बनती हैं वो घर बैठती हैं, और वो जैसे मैंने अपने प्रीवियस किसी पॉडकास्ट में कह रही थी कि वो डॉक्टर ब्राइट्स तो हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो डॉक्टर ब्राइट्स अपने घर के लिए वो नर्सेज हैं। मैंने यूजुअली ऐसा ही देखा है कि जो डॉक्टर्स लेके आते हैं अपने घर, वो उनका यूजुअल यही होता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हमें घर में ही ट्रीट कर लेंगे, और वो घर में ट्रीट कर रही है, बाहर ट्रीट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कहते हैं ना कि हम तो कभी गए नहीं डॉक्टर के पास, हमें घर में ही दवाई मिल जाती थी, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन द थिंग इज कि वो जो आपके पास टैलेंट है और एक्यूमेन है उसको यूज़ करना लाजिम है। अब जो हमारे जो कोर्सेज हैं एकेडमी के, उसमें ये है कि और जब फीमेल्स करती हैं तो अपना टाइम चूज कर सकती हैं, सो दे डोंट हैव टू वर्क द 8 to 5 शिफ्ट या 9 to 6 शिफ्ट या 10 to 8 शिफ्ट। They can choose 4 घंटे, they can choose 2 hours, they according can choose, to their so it time gives them schedule. flexibility. I think it's one of the best places कि जहाँ आप सीखें और फिर अपना टाइम अपने हिसाब से, जो स्कूल का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जा रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है
दूसरा सना, ये कोई टाइम है इस वक्त कि हम लोग जो है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ना करें जब आपके पास टैलेंट है? बिल्कुल, इस वक्त तो दोनों का ही फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और आई थिंक जब तक दोनों साथ काम नहीं करेंगे, और तीसरी एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ, जो मैंने बहुत देखी है कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, हस्बैंड नहीं रहता, बिल्कुल बेवा हो जाती हैं वो, उनको ये भी नहीं पता होता बिजली का बिल कैसे पे करना है यार। बिल्कुल कोई तो भी आके उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, उनको नहीं पता होता कि घर किसका है, उसको कैसे आपने लेके चलना है, फैमिली, बच्चे। तो ये चीजें तो हमें मैंडेटोरी बच्चों को सिखानी चाहिए, लड़कियों को सिखानी चाहिए भाई कि दिस इज इंडिपेंडेंस। ट्रू इंडिपेंडेंस क्या होती है? ट्रू इंडिपेंडेंस है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो, कोई बात हो, कुछ हो, कोई बुरा वक्त आए, तो आप अपनी चीजें हैंडल कर सकें। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि चूल्हा हांडी आप कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सिर्फ चूल्हा हांडी करके खुश हो जाते हैं, अच्छी बिरयानी बना ली भैया आज, है ना, अच्छा बन गया खाना। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा प्राइमरी हेल्थ केयर, मैंने बहुत सारे शोज किए, हमेशा किसी न किसी डिजीज के बारे में बात की है। आज मैंने इसीलिए इस टॉपिक सिलेक्ट किया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी ओ लेवल्स, ए लेवल्स करके पास ऑन किया है, जिन्होंने 9 मैट्रिक वगैरह भी कर लिया, इंटर भी कर लिया, अब वो कंफ्यूज हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBBS, BDS या फिजियोथेरेपी, फार्म डी जा भी नहीं सकते और इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इट्स गेटिंग सो मच एक्सपेंसिव। तो उनके पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, उनको फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं है कि पैरामेडिक्स भी कोई फील्ड है, और इसमें बहुत सारी, नर्सिंग के अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो बेसिकली मुझे बताइएगा कि हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या? देखो सना, आई थिंक प्राइमरी हेल्थ केयर इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग डे टू डे केयर टू द पेशेंट। हमारे जो बच्चे जो अब निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी अब हेल्थ केयर भी है, क्योंकि मैंने एक मिनी हॉस्पिटल अपनी अकेडमी के साथ रखा है, जहाँ पे बच्चे वॉलंटियर भी करते हैं, अपना टाइम ट्रेन भी होते हैं, और Very nice. और दूसरा ये कि एम्प्लॉयबल भी हैं। तो सो द थिंग इज कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप कोई फिजियोथेरेपी करें, अगर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको करनी है कर सकते हैं, 4 साल का जो डिग्री कोर्स होता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर डूइंग दीज अलाइड हेल्थ कोर्सेज, जिसमें अल्ट्रासाउंड से लेके फ्लेबोटमी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और बहुत सारे दीगर जो कोर्सेज हम ऑफर करते हैं वो आते हैं, तो आप विद इन अ ईयर यू आर रेडी टू बी एम्प्लॉयड। तो अगर आप फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और आप पहले साल में हैं, तो एटलीस्ट आप 2-3 घंटे या 4 घंटे की शिफ्ट उठा के यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग राइट अवे। कुछ बच्चे देखें बहुत पैशनेट होते हैं, उनको चाहते हैं हॉस्पिटल में काम करें, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा होता। नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि अभी हमारे ग्रेजुएशन भी होने वाली है, और हम जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कोहोर्ट नहीं लेते। हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, मतलब ये कि मैक्सिमम जो है वो 20-25 की क्लास होती है हमारी, और ये नहीं होता हमारा कि हम जो है वो भर लें 100 बच्चे, और फिर वो उनको जॉब्स भी ना मिले और उनकी ट्रेनिंग भी इम्पैक्ट हो। तो वी टेक स्मॉल क्लासेस एंड वी मेक श्योर कि वो हैंड्स ऑन स्किल्स उनके पास हो। आपको पता है सना, आप भी मेडिसिन आपने किया है, डेंटिस्ट्री आपने की है, माशाल्लाह, यू आर सच अ गुड डेंटिस्ट। और द थिंग इज कि इवन मी, हम लोगों को अगर स्किल्स नहीं मिली होती, हाँ, हैंड्स ऑन, तो हम कहाँ खड़े होते आज? बिल्कुल। तो जो अब देखिए, हम मास्टर्स हो रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, बैचलर्स हो रहा है, लेकिन उनको मेन लैब की स्किल्स ही नहीं आती। तो जब वो ग्रेजुएट करते हैं, दे ओनली हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, बिल्कुल, बट दे डोंट हैव इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स। तो अकेडमी के तवज्जुह से और या हेल्थ केयर में मुझे अगर हायर करना हो, तो मैं हमेशा वो शख्स उठाऊंगी ना जिसकी स्किल्स हैं, जिसकी हैंड्स ऑन स्किल्स हैं, या वो ट्रेन ही होते रहेंगे। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि हमारे कोर्सेज चाहे करें आप, या चाहे आप कहीं पे भी आप इंटर्नशिप वॉलंटियर करके हैंड्स ऑन स्किल करें, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि हम किताबें खोल के हम जो है ना पढ़ के करें कि भाई अब अलिफ क्या है, बे क्या है, से, क्योंकि आप ह्यूमन हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं ना। बिल्कुल, इसमें चांसेस ऑफ एरर, देखिए जहाँ ह्यूमन होगा एरर के चांसेस हैं, लेकिन हमारा इवन इन कनाडा एरर्स होते थे, लेकिन द थिंग इज हमारा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में ये है कि मिनिमाइज करें आप एरर्स, और आप हैंड्स ऑन स्किल्स ऐसी सिखाएं कि वो बच्चा स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स पे ट्रेन हो। और इस वक्त जो मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दे आर एबल टू गेट जॉब्स बिकॉज दे नो द हैंड्स ऑन स्किल्स, दे हैव द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग, कि जो उनको पता है कि मतलब फर्स्ट उनको ग्लव पहनने हैं, हैंड वॉश करना है, जो भी उनके स्टेप्स हैं उनको सारे आते हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन आपको चेक करनी है,
तो उनको यहाँ से पता है कि करना क्या है उनको। बिल्कुल। अब यहाँ पे लोग एड हॉक करते हैं, आपको पता है, एक किसी का इंजेक्शन था किसी और को लगा दिया। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। लास्ट बल्कि हमने काफी सारे शोज किए इसके ऊपर कि जिस तरह ये न्यूज़ेस आ रही हैं कि इंजेक्शंस रीयूज्ड हो रहा है, उससे इतने सारे बच्चे HIV के पॉजिटिव हुए और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। वेरी सैड, बहुत सैड न्यूज़ थी। नहीं, वो सैड न्यूज़ है क्योंकि वो एक अरसे दराज से चल रही होगी चीज और वो पकड़ी गई, अब सब इन्फेक्टेड हो गए। अब इसका मतलब स्टैंडर्ड का कोई प्रॉब्लम है ना, स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। नहीं, ये स्टैंडर्ड का सिर्फ हॉस्पिटल्स का नहीं, ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है। देखिए, जब आप एक बच्चा स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम से करते निकलता है वो, तो उसको पता होता है कि भाई नीडल के प्रोटोकॉल्स का और नीडल डिस्कार्ड करने में क्या करना है, अगर वो सामान जाएगा तो कैसे जाएगा, और नीडल ब्रेक करनी है, क्या करना है, रीयूज नहीं करना, हैंड वॉश करना, सिंपल चीजें भी उसके अपने लिए भी तो नुकसानदेह ही है। बिल्कुल है, क्योंकि एक प्रिक आपका मिस हो गया तो यू हैव इट। आपको पता है डेंटिस्ट्री में आप जब डील कर रहे होते हैं तो अगर कोई HIV का पेशेंट होता है कि आपको निडल प्रिक कर जाए, बिल्कुल, तो साइकोलॉजिकल कितना होता है ट्रॉमा। बिल्कुल। तो लेकिन द थिंग इज, और गलतियां होती हैं, लेकिन द थिंग इज जब स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग आप करते हैं तो ये आपकी इनग्रेन कर दिया जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है मैं कनाडा में थी और जाहिर है मैं डाउ से सिविल से करके जा रही थी, वहाँ पे तो कोई स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग उस वक्त नहीं थी अवेलेबल। जब मैं वहाँ गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेज दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, पता नहीं क्या करेंगे। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में करा तो सबसे पहले उन्होंने मास्क की फिटिंग कराई। मास्क की फिटिंग थी, वो भाई 3 घंटे तक मास्क की फिटिंग करते रहे। अच्छा। क्योंकि उसमें ये था, जो N95 हम पहनते हैं तो N95 के साइजेस होते हैं, यानी कि मेरा N95 जो मेरे फेस पे फिट होगा, अच्छा, उसका जो नंबर लिखा हुआ होता है 2045 फॉर एग्जांपल, वेरी नाइस, वो आपका नहीं होगा। अच्छा। और अगर मैं वेट गेन करती हूँ या लूज करती हूँ तो मेरा N95 चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फिटिंग। सो व्हाट दे डू इज दे पुट द मास्क ऑन एंड देन दे मेक यू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। अच्छा। अगर आपको स्मेल पूछेंगे, स्मेल आ रही है, कभी कुछ सुंघाते, अब मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होता है। आपसे फर्स्ट टाइम सुना है ये भाई, तो मैं यही तो बता रही हूँ, मैं खुद सोच रही थी कितनी देर लग रही है यार। अब वो मुझे कभी कॉफी सुंघा रहे, कभी कुछ स्पिरिट सुंघा रहे, अब आ रही है स्मेल, नहीं आ रही, स्मेल आ रही है, फौरन मास्क चेंज दूसरा। तो जब तक मेरा मास्क फिट नहीं हो गया 2.5 घंटे में, तब तक आई वॉज नॉट रेडी टू डील विद एनी पेशेंट। अच्छा। उसके बाद उन्होंने पहले इन्फेक्शन कंट्रोल में करा, फिर उसके बाद उन्होंने भेजा मुझे ट्यूबरकुलोसिस की क्लिनिक में। क्योंकि सारे BCG मेरा लगा था, तो मॉन्टू टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया। उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई आपका तो ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट पॉजिटिव। मैंने कहा भाई हमको बचपन में PCG लग चुका है, हाँ, सही हम है। तो रिएक्ट करेंगे ना उससे। सही। तो कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर फरा यू हैव टू 9 महीने तक ना आप ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लें, आपके पास ये ऑप्शन है, या आप हर साल जो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराएं। ठीक है। तो मतलब पूरा प्रोटोकॉल है, मतलब इस तरह नहीं है कि। और फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में गाउनिंग एंड ग्लविंग, कि गाउन कैसे पहनना है, ग्लव पहले पहनना है, गाउन पहले पहनना है, गाउन उतारना कैसे है, चढ़ाना कैसे है। तो आइसोलेशन के पेशेंट्स अगर आप डील कर रहे हैं जो MRSA से रेजिस्टेंट हैं या सेंसिटिव हैं जो भी, तो वो अगर रेजिस्टेंट हैं तो उनको कैसे आपने डील करना है, आपने फिर उसके बाद मशीन की केयर कैसे करनी है, प्रोब्स कैसे साफ करने हैं, तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग का पार्ट है जो हम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे। बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है आपकी कोई सर्जरी हो रही है किसी हॉस्पिटल के अंदर, आप गए किसी और सर्जरी के लिए है, लेकिन पोस्ट ऑप आपको इन्फेक्शन होना बड़ा कॉमन है। बिल्कुल, कोई हर सर्जरी में कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन है कि वो आपको लग जाता है और फिर आपको वही एंटीबायोटिक कवरेज, फिर उसको कवर करना पता चलता है। जिस जो बीमारी आपको एक्चुअल रीजन था वो तो कवर हो गया, उसके बाद आपको या तो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या आपको UTI हो गया। हाँ, क्योंकि नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो रही होती ना। मेरा C-सेक्शन हुआ था लास्ट 2010 में, बेटी मेरी पैदा हुई थी, तो मुझे C-सेक्शन के बाद दे डिडंट गिव मी एनी एंटीबायोटिक्स। अच्छा। ऑन अ C-सेक्शन। और यहाँ you believe it? हमारे कॉमन है ये। At a C-section of open surgery, I had no antibiotics. Because उनकी OT इतनी स्टरलाइज होगी ना, स्टरलाइज होगी। They were watching me, watching me कि wound infection ना हो रही हो, कुछ नहीं हो रही हो। लेकिन ये कि they were watching me for they said कि अगर febrile हो आप कुछ हो, you have to come back right away. But they did not give me, and it was so unusual for me कि भाई यार ये तो पहली दफा हो रहा है कि ओपन सर्जरी हो रही है और कोई आपको कोई एंटीबायोटिक ही नहीं दी हुई। वेरी शॉकिंग। और वो सब हैरान कि अच्छा नहीं देते, कहते नहीं, दे अवॉइड इट टिल यू नीड इट। इवन जापान नेवर गिव एंटीबायोटिक्स कॉमनली, जैसे यहाँ पर है
यहाँ पे तो यूज एंड अब्यूज हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ तो एंटीबायोटिक्स का ऐसा हो गया कि रेजिस्टेंस ही क्रिएट हो गई है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं, और मैंने अब देखा जो बच्चे हैं ना, जो हमारे पीडियाट्रिक्स हैं, सॉरी, लेकिन मैंने यूजुअली देखा पीडियाट्रिक्स कुछ एंटीबायोटिक्स इतनी फ्रीक्वेंटली देते हैं बच्चों को कि अगर फेवरेट ऑगमेंटन देते हैं। हाँ, यूजुअली हमारे पास जब पेशेंट आता है सीवियर इन्फेक्शन के साथ और फिर हमें वो एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ इतनी रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाती है कि वो इन्फेक्शन ही कंट्रोल नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है, बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशन में अपना कैरियर को किस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपके पास रिपोर्ट हो, किस तरह आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते होंगे अपने बच्चों के बारे में। और अब देखा जाए तो हेल्थ केयर प्रोफेशंस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, एलाइड सर्विसेज या एलाइड एजुकेशन, बहुत सारी डिफरेंट एजुकेशंस हैं, कार्डियोलॉजी में भी हो रही है, न्यूरोलॉजी में भी हो रही है, रेडियोलॉजी में भी हो रही है, तो किस तरह हम सिलेक्ट करें अपने? आई थिंक देखिए सना, हमारा जब हमारा दौर था तो हमारा यही था ना, डॉक्टर बन जाओ, डेंटिस्ट बन जाओ, या तो वी डिडंट हैव दैट मच चॉइस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो कोर्सेज है ना, उसमें अगर आप कर भी लें 1 साल का तो इसमें नुकसान है। और मैं समझती हूँ कि जो मेडिसिन भी कर रहे हैं, डेंटिस्ट्री भी कर रहे हैं ना, इनको भी फ्लेबोटमी आनी चाहिए, इनको भी कोर्सेज ये करने चाहिए। नंबर 2 ये कि स्किल जो है ना कभी रायगा नहीं जाती, बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि स्कूल्स में जाके करियर काउंसलिंग करें और गाइडेंस करें बच्चों की। लेकिन आई थिंक स्कूल्स में ज़रूरी है कि काउंसलिंग सेशंस बच्चों के हों, ताकि उनको एक वैरायटी ऑफ करियर्स और उनकी पसंद से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको गाइड किया जाए। तो हम तो करते हैं वैसे ये करियर काउंसलिंग सेशंस, लेकिन एज अ स्कूल, एज अ मैंडेटोरी थिंग, दे शुड बी काउंसल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ना, कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, मतलब हर बच्चे की सोच, हर बच्चे की शौक डिफरेंट होता है। और कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो किसी से बड़ा हो, किसी से छोटा हो, क्योंकि हर एक की यूनिक डिमांड है। आपको पता है इस वक्त नर्सिंग की कितनी डिमांड है, बहुत ज्यादा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो नर्सिंग इज वन, आई थिंक इज वन ऑफ द टॉप प्रोफेशंस। लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो गया नर्सिंग को लेके। पहले नर्सिंग को बहुत हम गलत प्रोफेशन समझते थे, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने देखा कि लास्ट 5-6 ईयर्स में, आफ्टर आई थिंक कोविड, नर्सिंग को लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा है, और अब नर्सिंग की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो लोग आई थिंक बाहर रहते रहे हैं और आते हैं जाते हैं, उन लोगों का जो परसेप्शन है टूवर्ड्स नर्सिंग वो बहुत चेंज है। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे पुराने लोग होते थे वो नर्सिंग को इतना अच्छा नहीं समझते थे। असल में हमारे तो सोसाइटल टैबूज भी है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाहर अगर आप देखें तो नर्सिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड। और आई थिंक उनमें जितना डिफरेंस है, इतने सेक्शन, नर्सिंग इज नॉट जस्ट नर्सिंग, नर्सिंग में पीडियाट्रिक नर्सिंग, जेरियाट्रिक नर्सिंग, गायनी ओबी की, स्पेशल नीड्स की, मतलब इतना वैरायटी है नर्सेस की कि रेडियोलॉजी की अलग नर्सेस होती हैं। वैरायटी इतनी है कि यू कैन गो इनटू एनी फील्ड दैट यू लाइक। अब कनाडा में तो नर्स प्रैक्टिशनर्स भी हो रहे हैं जो दवाइयाँ भी लिख देते हैं मेन। तो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अलाइड हेल्थ फील्ड लेनी है, 1 साल या 2 साल के एसोसिएट डिग्री या डिप्लोमास करने हैं, तो उसमें अगर आप कर भी लें तो इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स समथिंग एल्स दैट यू कैन डू, इवन इफ इट्स नर्सिंग या कोई और चीज़ आप करना चाह रहे हैं। कम अज कम ये तो होगा कि आप जॉब करते हुए अपनी फीस तो पे कर सकेंगे खुद ही। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और ये नहीं होता कि होता है ये हमारे साथ, आपको पता है कि जब हम करते हैं इंटर या जो भी, तो कुछ लोगों का हो जाता है एडमिशन, और कुछ लोग नहीं, क्योंकि इतनी सीट्स नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है वो 2-2 साल 3-3 साल ट्राई करते हैं टू गेट इनटू मेडिसिन या टू गेट इनटू अनदर प्रोफेशन। तो लेकिन ये कि उनको हमेशा एक वो रह जाती है कि आई विश वी कुड हैव बीन या वट एवर। लेकिन ये नहीं होता कि दिस इज द एंड, कि अगर नर्स नहीं, वो आप नर्स नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन चुके या डेंटिस्ट नहीं बन चुके, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। तो इट्स नॉट जस्ट कि यही है और इसी में पैसे हैं। पैसे तो इंसान कमा ही लेता है किसी ना किसी तरह से, जो भी आपके हक में लिखा होता है अल्लाह ताला ने। जी डॉक्टर साहब, चलते हैं ब्रेक की जाने पर, इस टॉपिक को बढ़ाएंगे हम ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर फराह, तो हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में। बिल्कुल। आपने देखा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जो आप ऑफर करते हैं, क्या ये रिकॉग्नाइज्ड हैं? बिल्कुल, कनाडा से हमने एफिलिएशंस करवाई हुई हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोथ यूएस और कनाडा जाके एग्ज़ाम्स, बेसिकली एग्ज़ाम्स उनके यहीं होते हैं और दे आर एलिजिबल टू राइट द एग्ज़ाम्स टू प्रैक्टिस वेरियस डिफरेंट थिंग्स है। इसमें अल्ट्रासाउंड भी है, फ्लेबोटमी है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है। तो उसकी हम तैयारी भी कराते हैं, इनको एग्ज़ाम भी दिलवाते हैं, सो दैट दे आर रेडी। हाँ, सो दैट दे आर रेडी टू गो। तो बहुत सारे लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तो मेरे अकेडमी का नाम है वहाँ पे हो गया है। और रिसेंटली हमने साइन किया था टोरंटो से एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क का मिशनर इंस्टीट्यूट, तो उनके साथ हमारा एमओयू हुआ हुआ है। और उसमें ये हो रहा है कि वहाँ से खुद थ्योरेटिकल ले रहे हैं और यहाँ पे हम हैंड्स ऑन करा रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो जो उनका डिप्लोमा या डिग्री होगा वो सारे कनेडियन सर्टिफाइड होगा। इफ दे वांट टू गो टू कनाडा, तो थ्योरेटिकल के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं, वो लोग खुद ही लेते हैं ऑनलाइन। हाँ, और उसमें कुछ कोर्सेज मैं भी कराती हूँ। ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन से होता है, लेकिन जो हैंड्स ऑन लाइव जो स्किल्स ट्रेनिंग है वो हमारे पास होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं हाँ, सीखने के लिए। दैट्स वेरी गुड। तो आप लोग अकोमोडेशन, उनकी फैसिलिटेशन? ज्यादातर तो पाकिस्तानी होते हैं जिनके है, वो कनाडा से भी आ जाते हैं। सो वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। पाकिस्तानी जो वहाँ कनाडा मूव हो गए हैं या होने वाले हैं, आपको पता है बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। इसमें अमेरिकन रजिस्ट्री का भी सर्टिफिकेशन है, तो अमेरिका जा रहे हैं और वही सर्टिफिकेशन वैलिड है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, कन्वर्ट हो जाती है वो। तो वंस यू हैव दैट, यू कैन वर्क इन द मिडल ईस्ट, यू कैन वर्क एनीवेयर बिकॉज यू आर कनेडियन या अमेरिकन क्वालिफाइड, राइट। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है लोगों को, जाहिर है। एक स्टैंप लग जाती है, फॉरेन स्टैंप लग जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त डिमांड बहुत हाई है हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ ट्रेनिंग्स के लोगों की। तो दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर यू टू अपस्किल योरसेल्फ। अगर और बहुत सारे लोग जो हैं वो सालों से काम करते आ रहे हैं लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर द इंटरनेशनल जॉब मार्केट। बिल्कुल। तो अच्छा, they have to पता भी upgrade। तो बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स ऐसे देखे जिनको एक्चुअली वो रास्ता नहीं पता कि किस रास्ते से जो है ना, वो अगर वो चाह भी रहे हैं जाना तो वो उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, और वो कंफ्यूज होते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, अपना टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। असल में इमिग्रेशन लॉयर जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी मिसगाइड हो जाते हैं, कर देते हैं। वो कहते हैं हम आप इतने पैसे देते हैं हम करवा देंगे, लेकिन एट रियलिटी अगर इवन इफ आपका कनाडा या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आप चले गए फॉर एग्जांपल, आप जॉब क्या करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल सही। आप अपनी जमा पूंजी करके, अब ये ज्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे वो बगैर तैयारी के चले गए हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई स्मॉल बिजनेस कर रहा है। तो अफसोस होता है, इतने पढ़े लिखे इंजीनियर्स डॉक्टर्स हमारे कुछ उबर चला रहा है। बिल्कुल। तो दुख भी होता है क्योंकि आप बगैर तैयारी के बाहर निकल गए ना। और आपको पता है इस सना, मैं ये समझती हूँ कि बहुत छोटा विंडो ऑफ टाइम है, क्योंकि व्हेन यू यंग यू कैन डू सो मच। व्हेन यू कम, अच्छा हमारा माइंडसेट ही हो गया कि भाई 50 से ऊपर हो गया, अब मैं कैसे करूंगी, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो रिटायरमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई टाइम ऐसा नहीं है जहाँ पे जब आपको नई स्किल आप ना सीखें। और अपने आप को अपग्रेड करना आपके ऊपर फर्ज है भाई, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी माइंड के लिए, टू कीप योर न्यूरॉन्स फंक्शनिंग। बिल्कुल सही बात है। तो आपने ना बहुत अच्छी बात बोली है कि जब मैं कभी सोचती हूँ ना मैं कुछ नया कोर्स करूँ या कोई स्किल में, मतलब कोई नया स्किल सीखूं, तो यूजुअली मुझे यही फीडबैक आता है कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, तो अब क्या ज़रूरत है। और अब तो एज भी एक होता है ना, एज ब्रैकेट भी आपका एक एजुकेशन लेने वाला वो निकल जाता है, तो अब क्या करोगी लेके। तो मुझे होता है कि मुझे अपने स्किल्स को खुद, और मैं बाकी डॉक्टर से भी बात मेरी कभी हो रही होती है डिस्कशन, तो मैं उनको भी कहती हूँ कि एज जस्ट नंबर, आप अगर एजुकेशन लेने जा रहे हैं कभी भी ले सकते हैं, और एक नंबर है जो हम 16 साल से बड़े नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही मैं आपको ऐड करूँगी कि देखिए, जो स्किल सीखना या कोई नई चीज़ सीखना जो है ना, उसकी कोई एज नहीं होती। दूसरा ये कि आप अपने आप को बेहतर करते जाएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन स्टैग्नेट करना। उसको कहते हैं स्टैग्नेट करना। तीसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं, मेरे पास अमेरिकन और कैनेडियन लाइसेंसेज हैं। पैसे तो उसके बहुत जाते हैं हर साल, क्योंकि मुझे अपनी इंश्योरेंस भी लेनी होती है, उसके साथ मुझे अपनी लाइसेंस की रिन्यूअल फीस तकरीबन $1000 तक लगते हैं। ठीक है, और मैं ज़ाहिर 2-3 के, बल्कि सऊदीया का भी मेरे पास लाइसेंस है, तो 3 लाइसेंस में मेंटेन करती हूँ। अच्छा, इस मेंटेनेंस में मुझे कंटिन्यूअल एजुकेशन अपनी शो करनी पड़ती है, जिसमें मैं अपग्रेड करती हूँ अपने कोर्सेज करके या कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करके, रिसर्च पेपर्स लिख के।
तो इट इज़ नॉट कि हम कुछ कर नहीं रहे अपग्रेड अपने आप को ना, यू हैव टू। सो वो स्टैंडर्डाइज्ड है कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा जब तक फॉर एग्जांपल आपके पास 30 या 40 क्रेडिट्स ना हो। फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस के 2 क्रेडिट हैं, या कोई CME करते हैं आप तो उसके 2 क्रेडिट हैं, पढ़ाने के 5 क्रेडिट हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, एवरी सिंगल ईयर यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट अपग्रेड योर सेल्फ तो मेरा लाइसेंस रिवोक हो सकता है, यू नो। और मैंने रखे हुए, हालांकि मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैंने फिर भी अपने लाइसेंसेस रखे हुए हैं, क्योंकि आई फील के नॉट ओनली कि आई शुड मेंटेन देम एज अ सेंस के मेरी अकम्पलिशमेंट शो होता है, बल्कि द अदर थिंग इज कि इट प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को अपग्रेड करती रहूँ ना। एक डंडा तो है ना सर पे। हाँ सही बात है, डंडा तो है कि अरे है अभी करना है। हाँ, तो फिर आप चेक में रहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करने की चीज़ें सीखते हैं। और मेडिसिन इतनी जल्दी चेंज हो रही है, रेडियोलॉजी के स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही है, इन्फॉर्मेशन, अल्ट्रासाउंड बहुत जगह यूज़ हो रहा है, एस्थेटिक्स से लेके आपको पता है फिजियोथेरेपी से लेके अब कैंसर के ट्रीटमेंट में अल्ट्रासाउंड की रेज यूज़ हो रही हैं। तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अभी अल्ट्रासाउंड जो है वो रिसेंट जो मैंने रिपोर्ट कल पढ़ी थी कि अल्ट्रासाउंड में वो मैंटा रेज और शार्क्स के बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, तो वो उनके ऊपर भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। अच्छा। अंडर द वाटर। अच्छा, इमेजिन। तो इट्स नॉट जस्ट दिस। सो यू मैं टोरंटो में थी तो उन्होंने मुझसे कहा एक दफ़ा टीचर्स ने कि किसी को एनिमल अल्ट्रासाउंड का करना है कोर्स, तो मैंने फ़ौरन हाथ उठा लिया। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कहाँ किसका कर, तो हाथियों का कर रहे हैं हम लोग जू जाके एक्चुअली में। हाँ, हाथियों का कर रहे हैं, कुत्तों का कर रहे हैं, बिल्लियों का कर रहे हैं। तो आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज यू हैव एक्सपोजर ऑफ वेरियस काइंड्स। एंड यहाँ होता है ऐसा, यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू हो गया है स्मॉल डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए होता है। तो लेकिन द थिंग इज कि ये आना चाहिए ना आपको। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ ओपन मार्केट फॉर यू टू लर्न एनिमल अल्ट्रासाउंड आल्सो, और उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑफ कोर्स। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपसे ली है, इतनी सारी। अब आप मुझे बताइए कि क्वालिटी एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमारे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लोग जा नहीं रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अब क्योंकि मॉडर्न जो मेडिसिन है वो AI पे ट्रांसफ़र हो गई है, सही है, हर मशीनरी जो है वो AI बेस्ड हो गई है, तो उसकी कितनी ज़रूरत है? और हमारे यहाँ हो रहा है अभी AI पे कोर्स? हमारे यहाँ AI पे कोर्सेज हमारे शुरू हो गए, मैनेजमेंट और AI दोनों, और AI इज़ द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन AI जो है वो इज सपोज टू ऑटोमेट सिस्टम्स मोर। दूसरा, AI से आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं या उनको बेहतर कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप वैल्यूज तो चेंज नहीं कर सकते, टोटल आप डिपेंड नहीं कर सकते उसमें, ह्यूमन आपको। लेकिन द थिंग इज कि हमारे अलमिया हमारा ये है कि हर एक को कंप्यूटर यूज नहीं करना आता। मैं तो कंप्यूटर नहीं आता कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे दे आर अफ्रेड ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर। देखिए अभी बच्चे जो इस एज में जेन Z, जेन अल्फा, जेन X, पता नहीं कौन सी जेन आ गई, तो हम पता नहीं कौन सी जनरेशन। नहीं, मैं तो मिलेनियल हूँ वैसे। मिलेनियल, हाँ। तो वो लेकिन ये कि द थिंग इज कि मेरे साथ जो लोग हैं उनको नहीं आता होता कंप्यूटर यूज करना। मैं अगर कनाडा नहीं जाती तो मुझे भी नहीं आता होता शायद। लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब मैंने भी मीडिया किया, उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हमें जो ना वो PC पे कोई काम करना है या हमें यूज करना है, लैपटॉप हमें यूज करना है। तो हम बड़े स्लो थे। फिर हम जब मैनेजमेंट साइड पे आई, मैं जब आई तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना, ये इतना मुश्किल टास्क था। और वहीं मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स थे मुझसे कम एज वाले, वो तो बस एक्सपर्ट जल्दी कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ भी है कि डॉक्टर्स जो हैं बड़ी घबराती हैं, भाई कंप्यूटर पे रिपोर्ट टाइप करने को कहते हैं तो मौत आ जाती है। हाँ, लिख लें। तो हाँ लेकिन हाथ से लिख लेंगी वो, लेकिन कंप्यूटर पे कहते हैं आप टाइप करना तो कहेंगे भाई हमें नहीं आता यूज करना। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगेन आई से कि स्किल है, यू हैव टू कीप अप विद टाइम्स। बिल्कुल, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतनी जल्दी चेंज हो रही है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे ट्रैक में। आपसे बेहतर जो बच्चा आएगा वो आपको ओवरटेक कर लेगा। तो अगर आपको मार्केट में रहना है और अगर आपके 10 साल नेक्स्ट हैं, आपको जॉब करनी है, तो आपको स्किल अपने आप को करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू। आई एम आल्सो सर्चिंग फॉर सम AI कोर्स। हाँ, और क्वालिटी एजुकेशन का जहाँ तक आपने बात की थी, क्वालिटी हम लोग जो है ना असल में मनी मेकिंग में लगे। हम नहीं सिर्फ, आई थिंक पूरी दुनिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि कम से कम पैसे लेते हो तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द राइट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, वो कहते हैं ना हमारी एनाटॉमी की किताब है बाबाए
एनाटमी के ज़माने से चलती चली आ रही है, गार्डन एंड हॉल। गार्डन एंड हॉल वो उठा भी नहीं सकते थे, इतनी मुश्किल से हम उठा के लेके जाते थे उसको, और पढ़ना नसीब नहीं होता था उसको। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब एवरीथिंग शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स, वी शुड बी एबल टू रिव्यू नोट्स वेरी फास्ट, एंड दैट्स वेयर एआई कम्स इन हैंडी। एआई आपके नोट्स बनाना, आपकी पावर पॉइंट्स बनाना, जो आपका फजूल टाइम वेस्ट होता है, ताकि आप कुछ और अच्छा कर लेना उतने टाइम में। अब मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपको पता है, हम लोग जब एनाटमी पढ़ते थे, फिजियोलॉजी, तो समझ कुछ नहीं आ रही होती, देखा तो था ही नहीं ना कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है या ब्रेन की फिजियोलॉजी क्या है। अब मैं उसको अक्सर जो वीडियोस होती हैं उसमें, जो 3D 4D वीडियोस होती है, उसमें मैं देख के समझ रही होती हूँ कि ये हार्ट फंक्शनिंग एक्चुअली, और उसमें मुझे हर दफा कोई नई चीज नजर आ रही होती है। तो मैं कहती हूँ जो अब के जो बच्चे हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। हम अपनी इमेजिनेशंस में खोए रहते थे कि हमें हर चीज इमेजिन करनी पड़ती थी कि हमें अगर कोई बता रहा है कि हार्ट का फंक्शन ये है या बॉडी फंक्शन ये है या हमारा GIT इस तरह है, तो हम बस ऐसे इमेजिन करते थे कि हाँ होता होगा, अंदर जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, खाना खाएंगे। एक्चुअली आई थिंक हम लोगों की जनरेशन में ज्यादातर लोगों का यही इशू रहा है। और अब देखें, आपको अगर देखा जाए तो अगर आप सिर्फ GIT लगा दें या आप ये देखें कि भाई हमारा गैस्ट्रिक फंक्शन क्या है, तो पूरा माउथ टू एनल आपको पूरा फंक्शन बिल्कुल उसकी वीडियो पता चल जाएगी क्या है। तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा है, यूट्यूब से बहुत फर्क पड़ा है, अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं, और हम तो कंबाइंड स्टडी किया करते थे। बिल्कुल, ना उनको आता था कुछ, ना बच्चों को जो पढ़ा रहे होते थे उनको भी नहीं कुछ आता था, हमें भी कुछ नहीं आता था, लेकिन हम कंबाइंड स्टडी करते थे और रट्टाफिकेशन करते थे। MCQs करते थे, ट्रू फॉल्स वाले MCQs होते थे। बिल्कुल, ट्रू फॉल्स जो नहीं आया, एक में ट्रू कर दिया, दूसरे में फॉल्स कर दिया, आगे पीछे पूछ लिया। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, निकल गए पेपर देके। लेकिन जब मैं कनाडा गई, पहला झटका जो मुझे लगा ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इनके सवाल कैसे मैनेज करूं, क्योंकि माइंडसेट ऐसा नहीं था कि चेंज है यहाँ और जमीन आसमान का। लेकिन अब डाउ जो है वो काफ़ी अपडेट हो गया है और लेटेस्ट माशाल्लाह चीज़ें कर रहे हैं वो, और आई एम रियली मतलब हैप्पी विद दिस। लेकिन मैं जब बता रही हूँ कि जब हम कनाडा गए तो वो माइंडसेट वो नहीं था जो आपको तैयार कर सके कि आप बाहर जाके यू कैन अटेम्प्ट नॉर्मल एग्जाम्स फॉर नॉर्मल पीपल, और हर रोज़ क्विज, हर रोज़ वो। तो शुरू में आई हैड इट रियली हार्ड, मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे मैं इसको अटेम्प्ट करूँ, क्या लिखूँ पेपर में, किस तरह से होगा। इट टुक मी अ व्हाइल टू अनलर्न। पहले अपने आप को अनलर्न करना पड़ता है आपको, फिर आप लर्न कर सकते हैं कुछ। और अनलर्न करने के लिए भी सना यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। अब इतने अरसे से जो डॉक्टर्स करते आ रहे हैं काम, हम तो कई हमेशा से करते रहे हैं आए हैं। हमने 8 सेंटीमीटर लिखते थे तो 8 सेंटीमीटर ही लिखी। अरे भाई, इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ये अपडेटेड है, अल्ट्रासाउंड की टेक्स्ट बुक्स जो अपडेट होती हैं हर साल, उसमें ये अपडेटेड है। आप यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट गाइडलाइंस। यू कांट बी जस्ट सेइंग कि भाई हम अरसा दराज बाबा आदम के जमाने से जो करते आ रहे हैं, ये गलतियां तो करते आए, क्यों हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते? जी डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे अदर देन मेडिसिन एक सवाल पूछूंगी कि आप एज एन डॉक्टर से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको कैसे मैनेज करती हैं? जैसे आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इतनी प्रोफेशनल लेडीज होती हैं शायद वो अपने बच्चे और अपने घर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, या उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है बहुत इग्नोर्ड होती है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो बस तैयार होके बस चले जाती हैं, लेक्चर देती हैं, वहाँ पे अपने आप को जो है वो हाईलाइट करती हैं, और घर इनके मैनेज नहीं होते। और मैंने माशाल्लाह डॉक्टर साहब को देखा है, घर टोटल मैनेज, बच्चे टोटल मैनेज, इनको पढ़ाते हुए देखा है मैंने बच्चों को। तो आप बताएं आपकी पर्सनल लाइफ कैसे आप मेंटेन कर रही है? पता नहीं, आई थिंक सना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की कोई ख़ास ब्लेसिंग है कि मुझे बच्चे भी ऐसे मिले, बहुत अच्छे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले जो अंडरस्टैंड करते रहे मुझे और मेरा सपोर्ट करते रहे। बच्चे मेरे हर चीज़ मेरी समझते हैं, उनको मेरा मूड का पता है, स्ट्रेस का पता है, तकलीफ़ों का भी पता है उनको मेरे, और उन्होंने कभी तंग नहीं किया। और हमेशा आई थिंक व्हाट आई कम, मुझे जो फील होता है, आई थिंक जो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो अपने पेरेंट्स को देखकर आता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत प्राउड हूं कि मैं किसकी बेटी थी, और मैं अपनी माँ की भी, क्योंकि माई मदर वॉज वेरी एजुकेटेड, माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, दे वर यूनिक पीपल। और आई थिंक वो उसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहा कि मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है, मेरे फादर भी पढ़े लिखे हैं, तो और वर्किंग थे दोनों। तो जो कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है एंड दे वॉच द वुमन बीइंग इंडिपेंडेंट और मदर बीइंग इंडिपेंडेंट, इट गिव्स देम अ सर्टेन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्टैंडर्ड। सी, आपका एक स्टैंडर्ड होता है, आप अपना बार कहाँ सेट करते हैं? मैं अपना बार यहाँ पे भी सेट कर सकती हूँ, मैं अपना बार बहुत ऊपर भी करती हूँ। मेरा जो बार है अपने लिए वो कम है, मेरे बच्चों का बार ज़्यादा हाई है।
इस सेंस में कि मैंने अपने बच्चों का बार बहुत ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि Very मैंने nice. जो चीजें उनको ऑलरेडी दे चुकी हैं, अब उससे उनको बेहतर करना है ना। वो तो नहीं करना उनको कि भाई वही सेम टू सेम कर दे। भाई अगर आप सेम टू सेम कर रहे हैं, बिल्कुल। मुझे एक टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए, अब आप उसको उस लेगेसी को आगे लेके जाएं, लेगेसी को ऊपर लेके जाएं, राइट, ऊपर लेके जाएं। और ये होता है बच्चों का कि यू डू इट बेटर, जो भी प्रोफेशन हो, मेडिसिन नहीं कह रही मैं, whatever profession you are, you reach the top। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे 4 भाई और हम दोनों वी आर एट द टॉप ऑफ आवर प्रोफेशंस। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, और आई थिंक स्पेशल हमारी माँ की दुआएं हैं। लेकिन द थिंग इज कि वी वर एक्सेप्शनल किड्स रेज्ड बाय एक्सेप्शनल पेरेंट्स। और मैं ये आपके प्रोग्राम से कहूँगी कि औरत जो है, जो आपने सवाल किया था, जब वो घर चलाती है और काम करती है, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना, मैंने लिटरली जो लोग प्रोफेशनली भी ग्रूम्ड हैं और पर्सनल लाइफ में भी ग्रूम्ड हैं, उनके बच्चों को बहुत अच्छा देखा है। और ना सिर्फ ये है ना कि मैं समझती हूँ कि जो घर में औरतें होती हैं, देखिए अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली अगर वो यूज़ नहीं कर रही हैं और चूल्हा हांडी में लगी हुई है या गॉसिप्स और फैमिली पॉलिटिक्स में लगी हुई है, इससे कुछ मिलता भी नहीं है तो actually। आपके बच्चों में उसका अक्स आएगा और उनको रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी, क्योंकि दे आर नॉट प्राउड ऑफ यू। यस, they are not proud of you. Even if they pretend to be proud of you, they are actually not proud of you, because you are creating a legacy in which वो शायद आपका बेटा फिर अपनी बीवी को भी काम नहीं करने देगा, क्योंकि कहेगा मेरी माँ ने नहीं की, मुझे भी तुम बच्चे पालती हुई नजर आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि वो अंडरस्टैंड ही ना कर सके। देखिए अभी मेरा बेटा या मेरी बेटी समझती है कि मैं क्या क्या चीज़ों से डील करती हूँ डेली, तो they understand it, and next in the future if their wives and or husbands are working, तो they will know, मेरी बेटी को मुझसे इंस्पिरेशन आएगी, या they will know कि भाई मामा करती थी तो हम भी कर सकते हैं, हम भी ना कर सकते हैं। तो ये जरूरी है करना। और आपको जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके काम करें, बिल्कुल। there are so many things आप घर से भी कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, and there are so many jobs available offline। बहुत सारी मैंने जॉब्स देखी हैं जो कि बाहर हॉस्पिटल्स हैं, उनको यहाँ पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होते हैं, रिसेप्शनिस्ट चाहिए होते हैं, उसके लिए भी हम ट्रेन करते हैं, डेटा एंट्री के लिए चाहिए होते हैं, बहुत चाहिए होते हैं। मेडिकल बिलिंग कोडिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें वो इंडिया से बहुत ज्यादातर लोग करते हैं। और हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे बच्चे नो लेस टैलेंटेड, हमारे यहाँ कूट के टैलेंट पड़ा हुआ है, कूट के हमारे बच्चे एक्सेप्शनल हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो हर तरह के लोगों के साथ काम किया है, रशियन से लेके इंडियन से लेके, यू नो वी आर यूनिक इन आवर थॉट प्रोसेस, क्योंकि हम इम्प्रोवाइज करना जानते होते हैं। छोटी छोटी उलट पुलट सिचुएशंस में भी ना हम एक लाइट निकालना जानते होते हैं कि हमें निकालना कहाँ से है, ये काम कहाँ से निकालेंगे, लेफ्ट से नहीं होता तो राइट से नहीं तो ऊपर से, यू नो। तो द थिंग इज कि ऑल्टरनेटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेस। एंड द अदर थिंग जो मैं औरतों को आपके प्रोग्राम से कहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल खुदा के वास्ते प्लीज बी अ गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि आप ना सिर्फ अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, आप जो है वो पूरी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं। हमें भी कर रही हैं। वी आर नॉट ईजी, वी आर वेरी टफ पीपल। यस। और हम अच्छी माँ भी हैं, अच्छी बेटी भी हैं, अच्छी यू नेम इट, मतलब क्या चीज हम नहीं कर सकते, बिल्कुल क्या चीज हम अच्छी नहीं कर सकते, हमें कोई लिख के बता दे हम क्या नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी हॉबीज को कैसे परस्यू करते हैं? हॉबीज का जब ज्यादा हो जाता है बहुत, हाँ, तो ट्राई टू फाइंड टाइम। हमने तो बहुत सुना है वैसे बाय द वे, लेकिन अब बहुत कम सुनने में आती हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। आई थिंक पिछले 2-3 साल मेरे लिए बहुत टफ गुजरे ऑन अ पर्सनल लेवल। और पहली दफ़ा जब मैंने गाना छोड़ा था, मेरे बेटे की डेथ हुई थी, और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पकड़ के मुझसे प्रॉमिस लिया था कि नॉट स्टॉप सिंगिंग। सो आई थिंक इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू माई इमोशनल हेल्थ के इट इज़ नॉट ओनली अ वेंट। आई थिंक मैं पूरी अपनी सोल कहते हैं ना, सोल लगा देती हूँ गाते हुए। और बचपन से क्योंकि मैं सुहेल राना के प्रोग्राम से गाती आ रही हूँ, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हु आई एम, और इट एक्चुअली रिलैक्सेस मी अ लॉट। तो इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस तो इट बिकम्स यू नो काइंड ऑफ माई सेवियर। तो अभी दोबारा से मैंने
पिकअप किया है और इंशाल्लाह हमारा भी मिली नगमा रिलीज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया इतना सारा और इतनी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम हमेशा जब भी किसी को बुलाते हैं तो मेडिसिन के बारे में बात हो रही होती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई नई नॉलेज नहीं मिल रही होती है, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रही होती है। तो आपसे बात करके ये पता चला कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर मेडिसिन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको किसी शो में बुलाएंगे, दावत देंगे। अब चलते इख्तिताम की जानिब। तो नाज़रीन, ये था हमारा शो। डॉक्टर साहब को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक इंस्पिरेशन दूं कि बीइंग अ लेडी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आप चाहें तो घर से भी काम कर सकती हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल डिग्री लेके अभी घरों में बैठी हुई हैं और उसको वेस्ट कर रही हैं, तो वो चाहे इंटरनेशनली काम कर सकती हैं, कोई कोर्सेज कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। तो अब चलते इख्तिताम की जानिब। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।